कभी सोचा है कि आखिर हमारी आंखों का रंग या बालों का टेक्सचर, ये सब चीजें परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती रहती हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसने हमें सदियों से उलझा रखा है। और क्या कोई यकीन करेगा कि इसका जवाब एक शांत से बगीचे में मटर के कुछ मामूली से पौधों के बीच छिपा हुआ था? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की पूरी इमारत खड़ी है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हम क्यों हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक भिक्षु और उसके मटर के बगीचे से शुरू करेंगे, फिर उसके बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे और आखिर में हम उन यूनिवर्सल नियमों को जानेंगे जो सिर्फ मटर पर ही नहीं बल्कि हम सब पर लागू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के एक मठ से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ग्रेगर मेंडल से, एक ऐसे भिक्षु से जिनका बागबानी का शौक उन्हें जेनेटिक्स का पिता बनाने वाला था, भले ही उस वक्त उन्हें खुद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। सवाल यह है कि इतने सारे पौधों में से मटर ही क्यों? क्योंकि वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। मटर के पौधों में बड़े साफ सुथरे गुण होते हैं, मतलब या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, कोई बीच का रास्ता नहीं। इन साफ अंतरों की वजह से पैटर्न को समझना बहुत आसान हो गया। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में घुसने से पहले एक जरूरी शब्द समझना होगा, एलील। इसे बस किसी गुण का एक ऑप्शन या वर्जन समझिए। जैसे पौधे के लंबाई के लिए एक जीन होता है, लेकिन उस जीन के दो वर्जन हो सकते हैं, एक लंबा वाला वर्जन और एक बौना वाला। हर एक वर्जन एक एलील है। मेंडल को जल्द ही एहसास हुआ कि ये अलील एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन हमेशा बराबर नहीं। एक होता है डोमिनेंट यानी प्रभावी अलील, समझिए टीम का लाउड कैप्टन। अगर ये मौजूद है तो इसी की चलेगी और इसी का गुण दिखेगा। दूसरा होता है रिसेसिव यानी अप्रभावी, टीम का शांत खिलाड़ी। ये बेचारा तभी नजर आता है जब कैप्टन यानी डोमिनेंट अलील आसपास ना हो। ये छोटा सा आइडिया मेंडल की सारी खोजों की चाबी है। ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि मेंडल ने अपना पहला और सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट कैसे किया, जिसमें सिर्फ एक ही गुण पर फोकस किया गया था। इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं। मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से करवाया। मकसद बस ये देखना कि सिर्फ लंबाई वाला गुण बच्चों में कैसे पास होता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, क्योंकि असली मजा यहीं से शुरू होता है। जब मेंडल ने अपने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों को क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, कि सारे के सारे पौधे लंबे निकले। ये तो जादू जैसा था। बौनापन वाला गुण जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन मेंडल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इन F1 पौधों को आपस में क्रॉस होने दिया और कमाल हो गया। दूसरी पीढ़ी F2 में बौनापन वाला गुण रहस्यमय तरीके से वापस आ गया। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि बौना गुण वापस आ गया। असली कामयाबी तो तब मिली जब मेंडल ने गिनती की। उन्होंने बार बार देखा कि F2 पीढ़ी में हर एक बौने पौधे के लिए ठीक 3 लंबे पौधे थे। ये जो 3:1 का पक्का अनुपात था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक कोड था, प्रकृति के नियमों का एक सुराग। मेंडल सिर्फ एक गुण पर रुकने वालों में से नहीं थे, वो और जानना चाहते थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या होता है जब हम एक ही समय में 2 अलग-अलग गुणों को ट्रैक करते हैं? क्या नियम तब भी काम करेंगे? और यहीं पर एंट्री होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। इस बार मेंडल ने एक साथ 2 गुणों पर नजर रखी। सोचिए कि वो सिर्फ बीज का आकार, गोल या झुर्रीदार ही नहीं, बल्कि बीज का रंग, पीला या हरा भी ट्रैक कर रहे हैं। अब चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि मामला कितना पेचीदा हो गया। हमारा सिंपल सा पनेट स्क्वायर अब एक बड़ा 4x4 का ग्रिड बन गया है, जो सारे मुमकिन कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। मेंडल ने एक ऐसे पौधे से शुरुआत की जिसके बीज गोल और पीले थे, और उसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से किया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे। तो बड़ी बात क्या थी? ये नया और भी ज्यादा पक्का अनुपात। मेंडल को लगातार 9331 का रेशियो मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि हर 16 में से 9 पौधों में दोनों डोमिनेंट गुण थे। 3 में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, 3 में दूसरा कॉम्बिनेशन, और सिर्फ एक पौधे में दोनों रिसेसिव गुण थे। ये एक और कोड था जिसे तोड़ा जाना था।
ये जो अनुपात थे ना 3:1 और 9:5:3:1, ये मेंडल के लिए सिर्फ नंबर नहीं थे, ये सुराग थे। वो रास्ता था जिसने उन्हें आनुवांशिकता के कुछ सबसे बुनियादी यूनिवर्सल नियमों तक पहुंचाया। ये टेबल समझिए हमारी पूरी कहानी का सार है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के 3:1 अनुपात से हमें मिला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि माता पिता के दो एलील बच्चे के लिए गैमीट्स बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं, ताकि बच्चे को हर माता पिता से सिर्फ एक ही मिले। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के 9:3:3:1 अनुपात से पता चला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग गुण एक दूसरे पर असर नहीं डालते। मतलब बीज का रंग कैसा होगा, इसका बीज के आकार से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई पैकेज डील नहीं है। तो हमने मटके बगीचे में तो काफी वक्त गुजार लिया, लेकिन अब इसे आज की दुनिया में लेकर आते हैं, क्योंकि 19वीं सदी के ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, मेंडल के नियम सिर्फ मटर के पौधों के लिए नहीं हैं, वे हम इंसानों सहित हर उस जीव पर लागू होते हैं जो यौन प्रजनन करते हैं। यही सिद्धांत हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसी कई जेनेटिक बीमारियों को समझने और उनके बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। और ये सब शुरू हुआ था उन मामूली से मटर के पौधों से। लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जेनेटिक अनुपात हमें संभावना बताते हैं, किस्मत नहीं। यह बिल्कुल एक सिक्का 100 बार उछालने जैसा है। उम्मीद तो यही होती है कि 50 बार हेड्स आएगा, लेकिन हो सकता है 59 बार आ जाए या 41 बार। हर बार सिक्का उछालना एक नई आजाद घटना है। और यहीं पर हम एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर आके रोकते हैं। अगर हमारी जेनेटिक बनावट नियमों और संभावनाओं पर टिकी है, तो फिर सिर्फ किस्मत यानी कि प्योर चांस हमारी जिंदगी को बनाने में कितना बड़ा रोल निभाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को सोचने पर मजबूर करता है।